Hello student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now continue our next stanza of lesson 6 which is Poets and Pancakes written by अशोक मित्रन के द्वारा लेसन लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसमें कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसमें स्टूडियो के जेमिनी स्टूडियो के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इस लेसन को पार्ट्स में डिवाइड किया था, मीन्स अलग अलग स्टैंजे बनाए थे। जैसे कि हमने बताया था कि पहले इसमें मेकअप के बारे में बताया गया था, जो कि पैनकेक एक मेकअप का बेस होता है, जो उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको इसका एक अलग कैरेक्टर है जो इसमें ऑफिस बॉय, उसके बारे में बताया। फिर ऑफिस बॉय के बाद मैंने आपको कोथमंगलम सुब्बू, जो कि जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर आता है, उसके बारे में बताया। वो किस टाइप का इंसान है, वो कैसे हेल्प करता है, बट लोग फिर भी उससे क्या जेलस फील करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि जेमिनी स्टूडियो में किस टाइप के लोग आते थे, वहाँ पे कौन आते थे। मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्ट ऑफ पोइट आते थे। उस समय लेखक को नहीं पता था कि वो पोइट कौन थे। तो उसमें बाद में उन्हें पता चला कि वो पोइट कौन थे। उन पोइट के बारे में उनका नाम उनको बाद में पता चला। तो इसमें अब जो स्टैंजास है इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से पोइट आते थे और वो अपने कौन कौन से विचार रखते थे, अपने नाटक के थ्रू रखते थे। वो साम्यवादी विचारों के बारे में डिस्कस किया करते थे। बट वहाँ की जो जनता थी उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो लोगों को बहुत टाइम के बाद समझ में आया, मीन्स लेखक को बाद में समझ में आया। तो चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट। सुब्बू वॉज ऑलवेज सीन विद द बॉस। सुब्बू को हमेशा जो बॉस के साथ देखा जाता था। येट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द स्टोरी डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस स्टूडियो में एक डिपार्टमेंट बटे हुए थे। कौन मेकअप आर्टिस्ट के डिपार्टमेंट में आता है, कौन एक्टर की, कौन एक्ट्रेस की, कौन साइड हीरो की। तो एक और ग्रुप था जो राइटर का ग्रुप होता था। तो सुब्बू को उस ग्रुप के अंडर रखा जाता था, मीन्स उसका जो अटेंडेंस ग्रुप में नाम जो था उसके अंदर रखा गया था। किसके अंदर? किस डिपार्टमेंट के अंदर? जो पोइट राइटर होते थे उस डिपार्टमेंट के अंदर से रखा गया था, जो स्टोरी लेखक थे, कहानी लिखने वाले। दिस डिपार्टमेंट कंप्राइज्ड, इस डिपार्टमेंट में कौन कौन शामिल थे? अ लॉयर एंड ए ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स थे। इसमें लॉयर, राइटर और पोइट जो थे इस ग्रुप में शामिल थे। द लॉयर वॉज ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइज़र के रूप में जाना जाता था लॉयर को, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज अ अपोजिट, लेकिन हर कोई उसे अपोजिट देखता था। वंस एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट मूडी एक्ट्रेस बर्स्ट आउट ऑन द सेट्स। एक बार क्या होता है कि एक्सट्रीमली जो बहुत अधिक टैलेंटेड होती है, एक्ट्रेस होती है, उसका एकदम से मूड ख़राब हो जाता है और वो सेट पर फूट पड़ती है, गुस्सा हो जाती है। एवरीबडी लुक्ड, स्टन्ड होता है अचंभे से देखना। The lawyer quietly switched on the recording equipment when the actress relaxed for some time. जो रिलैक्स होती है कुछ समय के लिए, the lawyer played back the recording, फिर से उसको रिकॉर्डिंग को चला देता है। The actress was shocked to hear her own voice. She never quite recovered from the shock and that was the end of her acting career. उसकी एक्टिंग का जो करियर था वो एकदम ख़त्म हो जाता है। Everyone in the department wore a खादी यूनिफॉर्म पहनता था उस डिपार्टमेंट में, बट द लीगल एडवाइज़र वॉर पैंट्स पहनता है, टाई एंड अ कोट। ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। ही ऑल्सो वंस मेड अ फिल्म विच फ्लॉप, जो कि फ्लॉप हो गई थी। दैन द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब। इसमें बताया गया है कि सुब्बू के बारे में बताया गया पहले तो कि सुब्बू जो था कि वैसे बॉस के सबसे नज़दीक रहता था, बट फिर भी उसको जो अटेंडेंस रजिस्टर था उस अटेंडेंस रजिस्टर में उसको कहानी जो स्टोरी विभाग था उसमें दर्शाया गया था। तो इसमें बताया गया कि इसके अंदर कौन कौन शामिल थे इस विभाग में? वकील, लेखक और कवि सभी शामिल थे। वकीलों को सरकारी रूप से कानूनी कहा जाता था, मगर हर व्यक्ति उसे उसके विपरीत, उसके अपोजिट उसे संबोधित करता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही प्रतिभाशाली मगर एक बहुत तीखे मिजाज की, एक मूडी मिजाज की जो एक लेडी अभिनेत्री थी, सलाहकार पर गुस्से में फूट पड़ी। एकदम से कोई बात होगी और वो गुस्से में फूट पड़ी। हर व्यक्ति स्तब्ध, अचंभा हो गया, एकदम स्तब्ध रह गया। वकील ने चुपके से रिकॉर्डिंग उपकरण को क्या कर दिया? चालू कर दिया, इक्विपमेंट को चालू कर दिया। मीन्स जब वो अभिनेत्री जोर जोर से बोल रही थी तो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली।
जब अभिनेत्री कुछ देर के लिए चुप हो गई, एकदम से थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, तो वकील ने रिकॉर्डिंग को बजा दिया, मीन्स उसको उसकी आवाज़ सुना दी। अभिनेत्री अपनी खुद की ही आवाज़ सुनकर अचंभित हो गई। मीन्स क्या होता है, कई बार हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जब हम अपनी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हमें अपनी आवाज़ बहुत अजीब लगती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपनी आवाज़ को सुने ही नहीं। तो जब उसने अपनी आवाज़ को ऐसे सुना, एकदम से गुस्से वाली आवाज़ को, तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। इतनी शॉक्ड हो गई कि वो एक सदमे में चली गई, और वो उसका करियर का क्या हुआ, एंड हो गया। उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। वह उस सदमे में कभी भी पूरी तरह से नहीं उभरी, और उसके अभिनय का यह अंत हो गया। विभाग में हर व्यक्ति जो था खाकी वर्दी पहनता था, मगर कानूनी सलाहकार पैंट टाई और कोट पहनता था। सप्ले लेने वालों की भीड़ में वह ठंडे तर्क वाला व्यक्ति था। उसने भी एक बार एक फिल्म बनाई थी जो कि फ्लॉप हो गई थी। फिर बॉस ने कहानी विभाग बंद कर दिया, और वकील की जो नौकरी थी, जो जॉब थी उस डिपार्टमेंट के अंदर, वो चली गई। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हंट ऑफ द वेरियस पोइट्स। बहुत से पोइट्स का एक फेवरेट स्थान माना जाता था। पोइट्स लाइक एसडीओ योगी एंड संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय यूज टू कम टू द स्टूडियोज़ में आया करते थे। इट हैड एन एक्सेंट मैच, जो वहाँ की जो मैच थी, इट हैड एन एक्सीलेंट मैच, उसकी जो मैच थी, मीन्स जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, चाय कॉफ़ी मिलती है, जो मैच थी एक्सीलेंट थी, बहुत अच्छी थी। विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। मीन्स नाइट तो दिन रात भी किसी भी टाइम पे वहाँ पे जो आप कॉफ़ी लेते थे तो बहुत अच्छी कॉफ़ी सर्व की जाती थी। वो बहुत ही एक्सीलेंट मैच थी। द स्टूडियो एडुएटेड लेजर वट विच is the first requirement for poetry. Most of them wore khadi and worshipped Gandhi, but beyond that they had not the vague appreciation for the political thought of any kind. The man at the studio had a natural dislike for communism. यहाँ पे कम्युनिज्म विचार रखा गया, उसके बारे में बताया जाएगा। दे थॉट दैट, जो कम्युनिस्ट होते हैं वर गॉडलेस पीपल होते हैं, और एंड दे हैड नो लव फॉर वाइफ्स, उनको अपनी पत्नी से कोई प्यार नहीं होता, एंड चिल्ड्रन से। दे वर रेडी टू स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस, वे हमेशा क्या फैलाते रहते हैं, अनरेस्ट, अशांति, और वायलेंस मीन्स अहिंसा फैलाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो जेमिनी स्टूडियो है, जेमिनी स्टूडियो कई कवियों का एक मनपसंद स्थान रहता था। एसडीएस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिनंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवि स्टूडियो में आया करते थे। इसकी जो मेज़ थी, मैंने बताया था, बहुत ही एक्सीलेंट, शानदार थी, जो कि सारा दिन और रात के अधिकतर भाग में भी शानदार कॉफ़ी प्रदान करती थी। स्टूडियो में क्या आता था, आराम नज़र आता था। लेज़र एकदम से मतलब वहाँ पे इतना वो नहीं था कि काम का जोर नहीं रहता था, एकदम से आराम, रिलैक्स फील होता था, जो कि कविता की पहली ज़रूरत थी। क्योंकि कविता जो है एक जल्दबाजी में नहीं लिखी जाती, तो माहौल भी कैसा होना चाहिए, रिलैक्स फील होना चाहिए, एकदम से लेज़ी। तो जो स्टूडियो में क्या एक आराम नज़र आता था। अधिकतर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, मगर इससे बढ़कर किसी प्रकार के भी राजनीतिक विचार का कुछ नहीं पता था। मीन्स वहाँ पे राजनीतिक विचार, कैसे विचार चल रहे हैं, उनसे पॉलिटिकल थॉट है ऑफ एनी काइंड, वो नहीं पता चलता था। पर्टिकुलर वेग अप्रिसिएशन मीन्स अस्पष्ट रूप से जो पॉलिटिकल थॉट थे वो अस्पष्ट थे, पता नहीं था। द मैन एट द स्टूडियो हैड ए नेचुरल डिसलाइक फॉर कम्युनिज्म। जो स्टूडियो के जो आदमी थे, जो स्टूडियो में रहने वाले जो लोग थे, वे सोचते थे कि साम्यवादी लोग जो थे क्या नास्तिक लोग हैं। स्टूडियो के लोगों को साम्यवाद के लिए स्वाभाविक रूप से क्या नफरत थी। वे सोचते थे कि जो साम्यवादी लोग हैं वो क्या है, नास्तिक लोग होते, मीन्स गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं, गॉडलेस होते हैं, उनमें पत्नी और बच्चों के लिए प्यार नहीं होता है, और वे अशांति और हिंसा फैलाने के लिए तैयार रहते हैं, हिंसा को फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये वहाँ स्टूडियो में रहने वाले जो लोग थे उनकी सोच थी। मीन्स वो साम्यवाद को यानी कम्युनिज्म को डिसलाइक करते थे। व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी when Frank Buchmann's moral rearmament army of
200 people visited Madras in 1952. The Gemini studio played the host. The MRA was a kind of counter movement to international communism. They could not find a better host in the India than the Gemini studios. They presented 2 plays in a most professional manner. उन्होंने 2 plays किए थे. These plays were Jotham Valley and The Forgotten Factor, and they ran several shows in Madras. Their sets and costumes were first rate and greatly impressed and influenced the Madras and the Tamil drama community. जब फ्रैंक बुचमैन की 200 लोगों की, उसमें 200 लोग शामिल थे, 200 लोगों की मॉरल रियारमेंट आर्मी थी. तो जब फ्रैंक बुचमैन की 200 लोगों की मॉरल रियारमेंट आर्मी 1992 में मद्रास आई थी, तो जेमिनी स्टूडियो ने उनका क्या होस्ट किया था, जेमिनी स्टूडियो ने उनका स्वागत किया था. जेमिनी स्टूडियो ने स्वागत किया था. MRA एक प्रकार से क्या था, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विरोधी आंदोलन था. मैंने आपको जैसे पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म का विरोधी आंदोलन था. दे कुड नॉट फाइंड ए बेटर होस्ट इन द इंडिया दैन द जेमिनी स्टूडियो. उन्हें इंडिया में जेमिनी स्टूडियो से अधिक बेटर स्थान नहीं मिल सकता था जहाँ पे वो अपने प्लेस को रख सकते थे और लोगों में अपने विचारों को रख सकते थे. दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस. उन्होंने 2 प्लेस जो थे वहाँ पे दिखाए इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर्स में, बहुत ही व्यावसायिक तरीके में उन्होंने 2 प्लेस वहाँ पे दिखाए. उन प्लेस के नाम था जोथम वैले थे एंड द फॉरगॉटन फैक्टर था. एंड दे रेन सेवरल शोज़ इन मद्रास. उन्होंने मद्रास में भी बहुत सारे शोज़ दिखाए थे. उनका मंच और उनकी जो ड्रेस थी, वेशभूषा थी, वो जो कि फर्स्ट रेट की थी, मीन्स प्रथम दर्जे के थे. उन्होंने मद्रास और तमिल नाटक समुदाय को बहुत अधिक प्रभावित किया था, काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे. इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित किया था मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी को. अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ समय के बाद, देयर वॉज द न्यूज़ दैट एन इंग्लिश पोइट वॉज विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो. एक कुछ समय के बाद फिर एक न्यूज़ आई कि एक इंग्लिश पोइट है जो कि जेमिनी स्टूडियो में विजिटिंग करेंगे, आएंगे. बट दैन रूमर वॉज दैट ही वॉज नॉट ए पोइट बट एन एडिटर. लेकिन अफवाह यह थी कि वह पोइट नहीं है, वह कोई एडिटर है, संपादक है. मिस्टर वासन, द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ ए पॉपुलर तमिल वीकली. वो भी एडिटर रहे हैं. दैन द डे ऑफ द पोइट्स अराइवल केम. पोइट के आने का जो दिन था आ गया था. ही अराइव्ड अराउंड 4 in the afternoon. ही वॉज ए टॉल मैन, वेरी इंग्लिश एंड वेरी सीरियस. टॉल थे, इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश बोलते थे, सीरियस लग रहे थे, गंभीर थे. द बॉस रीड अ लॉन्ग स्पीच. उन्होंने बॉस ने लॉन्ग स्पीच रीड की. ही डिड नॉट नो हाउ मच अबाउट द इंग्लिश पोइट. वे इंग्लिश पोइट के बारे में कुछ नहीं जानते थे. द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स. एक आम लोगों के बारे में थे, आम बातें थी उसमें. दैन द पोइट स्पोक. फिर पोइट के बारे में पोइट ने बोला. ही स्पोक इन सच एन एक्सेंट दैट नन अमंग द ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड हिम. उनका जो बोलने का एक्सेंट था, नहीं उच्चारण था, जो प्रोनाउंसिएशन था उनका, जो वो लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि वो इंग्लिश थे और यहाँ के लोग तमिल थे. उन्हें समझ में नहीं आया कि पोइट ने किसके बारे में क्या बोला है. ही लेफ्ट आफ्टर स्पीकिंग फॉर एन आवर. 1 घंटे के बाद बोलने के बाद वो चले गए. द ऑडियंस ऑल्सो डिस्पर्स्ड इन अटर बाफलमेंट. ऑडियंस जो भी थी वो भी एकदम चकरा गई, कह सकते हैं एकदम घबराई हुई थी. उन्हें समझ में नहीं आया क्या बोल के गए हैं, क्या उन्होंने डिस्कस किया है. वो भी चुपचाप हैरानी से सुनती रही. दे वॉन्टेड व्हाट एन इंग्लिश पोइट वॉज डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेड तमिल फिल्म. तो वे सोच रहे थे कि ये जो पोइट है जो कि इंग्लिश के थे, इनका तमिल स्टूडियो में क्यों आए. हैरान थे भी, हम तो अंग्रेज़ कवि का यहाँ क्या काम था, क्या कर रहे थे. तो फिर से बता रही मैं, कुछ महीनों के बाद खबर आई कि एक अंग्रेज कवि जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है, मगर अफवाह थी कि वह कवि नहीं है, अपितु एक एडिटर है, संपादक है. जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस श्री वासन भी एक प्रसिद्ध तमिल संपादक, साप्ताहिक का संपादक था, वीकली, तमिल वीकली का एक संपादक था. तब कवि के आने का समय आ गया था. वह दोपहर के 4 o'clock मीन्स 4 बजे के लगभग आया. वह एक लंबा टॉल था, पूरी तरह से अंग्रेज लगता था और वह बहुत ही गंभीर था. बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा. वह अंग्रेजी कवि के बारे में अधिक नहीं जानता था जो हमारे बॉस थे. भाषण आम बातों के बारे में था. फिर कवि की बारी आई. फिर कवि बोले. उसने ऐसे लहजे में, मीन्स ऐसा उनका जो उच्चारण था, ऐसे बात की कि उनके श्रोताओं में से कोई भी उसकी बात को नहीं समझ पाया. उनका एक्सेंट जो है थोड़ा डिफरेंट होता है.
वह एक घंटा घंटा बोलने के बाद चले गए। श्रोता भी पूरी तरह से हैरानी से चले गए, उन्हें भी नहीं समझ में आया कि अंग्रेज क्या बोल के गए, किस टॉपिक पे घबराए हुए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे हैरान हो गए कि एक ऐसे फिल्म स्टूडियो जो कि तमिल फिल्में बनाता है में एक अंग्रेज कवि क्या कर रहा है, और ना ही किसी को उस कवि का नाम पता था, कौन था, किस वजह से वो आया था, किसी को नहीं पता था। द हिंदू, a daily from Madras, published a small announcement that a short story contest was being organized by a British magazine named the Encounter. मद्रास के एक दैनिक पत्र द हिंदू ने एक छोटी सी घोषणा की अनाउंसमेंट प्रकाशित की। द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। द ऑथर वॉन्टेड टू नो अबाउट द पेरियोडिकल, होता है पत्रिका यानी मैगजीन, बिफोर सेंडिंग हिज स्टोरी। जो ऑथर था वो भी अपनी स्टोरी भेजना चाहता था, उसमें पार्ट लेना चाहता था, बट अपनी स्टोरी को भेजने से पहले वो उसे लगा कि मैं एक बार इस पेरियोडिकल यानी इस पत्रिका को एक बार पढ़ लूँ, जान लूँ किसकी है, किसने क्या लिखा है। ही गॉट ए कॉपी ऑफ द एनकाउंटर फ्रॉम द ब्रिटिश लाइब्रेरी, उसने ब्रिटिश लाइब्रेरी से इस एनकाउंटर की कॉपी ली। व्हेन ही रीड द नेम ऑफ द पोइट, जब उसने पोइट का नेम पढ़ा, ही रिकॉल्ड दैट इट वाज द सेम पोइट He recalled that it was the same poet who had visited the Gemini studio. जब उसने इस पोइट का नाम पढ़ा तो वह हैरान हुआ, क्योंकि ये वही पोइट थे जो कि उनकी जेमिनी स्टूडियो में आए थे। उन्हें याद आया जो अंग्रेज़ थे। He was स्टीफन स्पेंडर, वो स्टीफन स्पेंडर थे। Years later, when the author was not on the staff of the Gemini studio, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, जब ऑथर उस Gemini स्टूडियो के स्टाफ का मेंबर नहीं रहे थे, वहाँ के स्टाफ में नहीं शामिल थे, मीन्स छोड़ दिया था उन्होंने। ही जनरली बॉट बुक्स एट रिड्यूस्ड प्राइसेस, वह कम प्राइसेस पे, जब प्राइस कम हो जाते थे तो बुक्स को खरीदा करते थे। वन डे ही गॉट अ बुक कॉल्ड द गोट दैट फील्ड, एक दिन उनको एक बुक मिली जिसका नाम था गोट दैट फील्ड। इट हैड 6 ऐसे रिटन बाय 6 फेमस राइटर्स, इसमें 6 ऐसे थे जो कि 6 फेमस राइटर के द्वारा लिखे गए थे। दे डिस्क्राइब देयर ज्वाइनिंग कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूशनमेंट विद इट, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने कम्युनिज्म को कैसे ज्वाइन किया, उसमें उनमें उनके क्या डिसइल्यूशनमेंट थे, क्या भ्रम थे, इसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया। दीज राइटर वर, ये राइटर कौन कौन थे? ये लेखक थे एंड्रयू गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर आई क्वाइसलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर, ये जो राइटर थे ये सभी थे जो कि 6 थे। नाउ एवरीथिंग बिकेम क्लियर टू द ऑथर, अब ऑथर के लिए हर चीज़ क्लियर हो गई थी। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री, जो बॉस था जेमिनी स्टूडियो का, उसका स्पेंडर की पोइट्री से शायद कोई ताल्लुक ही नहीं था। बट ही हैड डेफिनेटली नथिंग टू डू विद कम्युनिज्म द गॉड दैट फील्ड, अब उसे पता चला कि तो कम्युनिज्म जो कि विचार रखा गया था कि उसका वास्ता एक साम्यवाद से था। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। मद्रास के एक दैनिक पत्र द हिंदू ने एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की थी कि द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। लेखक अपनी कहानी भेजने से पहले पत्रिका के बारे में जानना चाहता था। उसने ब्रिटिश पुस्तकालय से द एनकाउंटर की एक प्रतिली कॉपी ली। जब उसने कवि का नाम पढ़ा तो उसे याद आया कि यह वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, वह स्टीफन स्पेंडर था। कई साल बाद जब लेखक जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ में नहीं था तो वह आमतौर पर कम कीमत पर किताबें खरीदता था। एक दिन उसे एक किताब मिली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इसमें 6 प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने अपने साम्यवाद में जाने और उससे अपने भ्रम टूटने के बारे में लिखा था। ये लेखक थे एंड्रयू गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर क्वाइसलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। अब लेखक के लिए हर बात क्लियर हो गई थी। जेमिनी स्टूडियो के बॉस का शायद स्पेंडर की कविता से कुछ भी लेना देना नहीं था, मगर उसका वास्ता तो साम्यवाद से था। वह भगवान जो असफल हो गया से अवश्य था।
तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है, इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। इस लेसन में इसी के बारे में लिखा हुआ है और इसके क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। देखने में लेसन थोड़ा सा हमें अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है। सिर्फ इसमें स्टूडियो के बारे में बताया गया, पोइट ने अपने डेज़ के बारे में बताया है, पोइट की अपनी थोड़ा ऑटोबायोग्राफी है उसमें, इसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं और आप कीप लर्निंग। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।